हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाई दिस फोर इक्वेशन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, फैराडे लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, इन चारों इक्वेशन को मैक्सवेल्स इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इजंट इट अनफेयर दैट इवन मैक्सवेल डिडंट डिस्कवर एनी वन ऑफ दीज इक्वेशन, पर क्रेडिट मैक्सवेल को मिलता है और मैक्सवेल की इक्वेशंस के नाम से इन चारों इक्वेशंस को जाना जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो हमने इसमें बहुत सारे लॉ पढ़े थे, जैसे किरचॉफ लॉ हो गया और हमने कुलॉम्स लॉ पढ़ा था। बहुत सारे रिलेशन, इक्वेशन, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच की इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। और जब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा था और इसमें भी हमने बायो सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, बहुत सारे लॉज और रिलेशन पढ़े थे, है ना। तो मैक्सवेल जो कि स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म पे बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और एट द एंड उन्होंने ये समराइज़ किया कि ये जो चार इक्वेशंस हैं ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फाउंडेशन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी हमने रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, मैग्नेटिज्म में पढ़े थे, वो सारे के सारे रिलेशन इन चारों इक्वेशन से ड्राइव हो सकते हैं, वो इन्हीं का रिजल्ट है। तो उन्होंने पूरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समराइज इन चार इक्वेशन में कर दिया था, इसलिए इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इवन दो इनको किन्हीं और साइंटिस्ट ने, रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन जो इनको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चार इक्वेशंस में समराइज करने वाले कौन थे? मैक्सवेल इक्वेशन। इसलिए इन चारों इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या समराइज किया कि दीज फोर इक्वेशंस आर फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, दीज फोर फंडामेंटल इक्वेशन डिफाइंस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी लॉ हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो इन जो चार जो फंडामेंटल इक्वेशन है इनसे ड्राइव हो सकती है। ठीक है, उन्होंने इसी इक्वेशंस के हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है, उसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और उसकी स्पीड वगैरह कैलकुलेट की थी। ठीक है, और ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके उन्होंने पता लगाया था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इनकी डिस्कवरी थी, इसने पूरे के पूरे फिजिक्स में रेवोल्यूशन ला दिया था, पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दिया था। जो आप यूट्यूब पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो नेटवर्क जो कैच कर रहा है फ़ोन, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इनकी इसी डिस्कवरी के लिए कई साइंटिस्ट इनको साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने जो है 20th सेंचुरी की फिजिक्स के लिए बहुत सारे जिन्होंने रास्ते खोल दिए थे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी से। ठीक है, जो हम आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो इन चार इक्वेशंस को उन्होंने क्या कहा, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं क्या क्या। ठीक है, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है, वो क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलर नॉट। है ना, और फ्लक्स को हम क्या भी लिख सकते थे? ई डॉट डी एस। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन इसलिए माना गया है क्योंकि ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताती है कि वेन एवर देयर इज अ चार्ज, देयर उसके अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है? आउटवर्ड्स, यानी कि इसका जो फ्लक्स होगा, अगर इसके अराउंड हम क्लोज सरफेस बना दें तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आती है? इनवर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव फ्लक्स होगा, है ना, नेगेटिव फ्लक्स। और जो है आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जाती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। तो ये इक्वेशन एक और जो चीज़ हमें बताती है, ये क्या बताती है? कि आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना। इनकी जो सेकंड इक्वेशन मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं? बी डॉट डी एल या फिर बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये क्या बनाती है? हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ना कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो अगर नॉर्थ से जितनी फील्ड लाइन जाती है, ठीक है, उतनी साउथ की तरफ ये एंटर भी होती है, ये आपको पता है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना भी लें तो यहाँ पे देखो जितना फ्लक्स नॉर्थ से बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स साउथ की तरफ एंटर कर रहा है, यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा
ठीक है, वो कितना होगा 0। मतलब अगर हम आउटवर्ड्स जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव ले लें और इनवर्ड जाने वाली को नेगेटिव ले लें और यहाँ पे क्लोज सरफेस बना ले, तो टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, तो इससे एक और रिजल्ट हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा, साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, देखो अगर हमने एक मैग्नेट ले लिया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अगर हमने मैग्नेट को बीच से कट कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो मैग्नेट कटा तो ये नॉर्थ नॉर्थ रह जाएगा और ये साउथ साउथ रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो इसका एंड है ये साउथ पोलरिटी ले लेगा और ये नॉर्थ पोलरिटी ले लेगा। यानी कि क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब नॉर्थ ही नॉर्थ अलग एग्जिस्ट नहीं करेगा, साउथ साउथ जब भी होंगे साथ में होंगे, नॉर्थ और साउथ एक ही साथ होता है। ठीक है, ये समझ में आया। So next equation of Maxwell is Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi b upon dt। ठीक है, ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लक्स के चेंज होने की अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रखा। ठीक है, तो ये क्या है, ईएमएफ है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है dr। ठीक है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, तो हम इस माइनस साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू dv बाई dr। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें ईएमएफ की वैल्यू चाहिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट dr। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट dr। ठीक है, अब देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई तो हम इसको ईएमएफ की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ई डॉट dr इज इक्वल टू माइनस d phi b अपॉन dt। ठीक है, अगेन हम phi b को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, b डॉट dl से। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ई डॉट dr इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ इट्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl। ठीक है, तो ये रही हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन और ये क्या बताती है हमें कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन कौन सी है, मैक्सवेल की एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसको तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो एम्पियर्स लॉ था उसको इम्प्रूव किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट कंडक्शन करंट IC प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट ID। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट और इस इक्वेशन को मैंने डीपली डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में। एक बार आप उसको पूरा देख लीजिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग और टॉपिक लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, म्यू 0 IC प्लस ID। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो इसको लिखेंगे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। देखो अब ID को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, ID की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट dy dt इंटीग्रेशन, ठीक है, E डॉट ds। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी इनकी फोर्थ इक्वेशन है। सो अगेन वन मोर इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स, इसको भी मैक्सवेल की फिफ्थ इक्वेशन माना जाता है। तो जैसे हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, और जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना लगता है, बी क्यू वी, है ना। तो मैक्सवेल ने इन्हीं को कंबाइन कर दिया कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार्ज एंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्यू वी। ठीक है, यहाँ से क्यू कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट ई प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड वी। ठीक है, तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा वहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ पे कितना लगेगा, F इज इक्वल टू बी क्यू वी। आई होप स्टूडेंट वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।